हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका आरपीएस। मैं औरत प्रताप सिंह और आज हम लेकर आए हैं आपका सेकंड चैप्टर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 12th। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो आइए आज शुरू करते हैं आपके सेकंड चैप्टर का वन शॉट क्लास 12th की रिवीजन सीरीज फंक्शन चैप्टर के लिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन है क्या, उसका इंट्रो लेते हैं। तो फंक्शन एक प्रोग्रामिंग ब्लॉक है कोड का, जो कि यूज़ होता है किसी खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये हो सकता है स्पेसिफिक टास्क हो, कोई रिलेटेड टास्क हो, या कोई एक खास टास्क जिस पे हमें काम करना है, उसे हम कहते हैं फंक्शन। अब ये फंक्शन तभी काम करेगा जब हम इसको बुलाएंगे या फिर कॉल करेंगे, जिसे हम प्रोग्रामिंग में कहते हैं। इसमें हम डाटा पास कर सकते हैं जिसे हम पैरामीटर कहते हैं फंक्शन में, और फिर वो आउटपुट हमें दे देगा। अब पाइथन जो है वो ट्रीट करता है फंक्शन को एक फर्स्ट क्लास मेंबर की तरह, यानी कि पाइथन के लिए फंक्शन और बाकी ऑब्जेक्ट में कोई अंतर नहीं है, सेम सिग्निफिकेंस है। उसके बाद फंक्शन को वेरिएबल के लिए असाइन किया जा सकता है, उसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है, या फिर उसे पास किया जा सकता है आर्गुमेंट को, और एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज की तरह ये परफॉर्म होता है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस, आखिर फंक्शन हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, वो क्या है। तो रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन ऑफ कोड, यानी कि आप एक बहुत बड़ा कोड बना रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपको एक खास पर्टिकुलर चीज़ कई बार करनी है। जैसे आपने एक कोड बनाया है एरिया का, आपने कोड लिखा, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक बार आपने स्क्वायर का एरिया निकालने का कोड लिख दिया, ओके, रिजल्ट आ गया, लेकिन कुछ लाइंस बाद आपको दोबारा वही काम की ज़रूरत है, तो क्या आप दोबारा लिखने बैठोगे? उससे क्या होगा, कोड बहुत लेंथी हो जाता है और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। इस लेंथ को कम करने के लिए हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब भी हमें हम होगा, हम उसको बार बार कॉल कर लेंगे और हमें दोबारा उस कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको रिड्यूस कर रहा है, क्लैरिटी दे रहा है कोड में। ऑफकोर्स सी बात है, जब आपकी लेंथ कम हो गई है तो आपको क्लियर दिखने लग गई हैं चीज़ें कोड में कि आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद आपको रीयूज़ करने में मदद कर रहा है कोड को, यानी कि आप एक तो कोड को फाइल में ही कई बार इस्तेमाल कर पा रहे हैं, साथ ही साथ फंक्शंस को, जो हम फंक्शन बना रहे हैं, उनको हम किसी दूसरी फाइल में भी यूज़ कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो। उसके बाद इंफॉर्मेशन हाइडिंग में भी ये काम आता है। फिर बात आती है हमारी फाइल पाइथन फंक्शन टाइप्स की। आखिर फंक्शन कितने तरह के हैं, तो फंक्शन मेनली तीन प्रकार के हैं: बिल्ट इन फंक्शंस, फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये तीनों क्या है वो जानने। तो बिल्ट इन फंक्शन क्या है, ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि पाइथन खुद आपको प्रिपेयर करके दे देता है कि आप डायरेक्ट उसको लिखिए और आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आपने बहुत जगह देखा है, जैसे आपने स्ट्रिंग या टपल में यूज़ किया था, लेन फंक्शन इस्तेमाल किया था, उसमें आप डायरेक्ट आप लेन लिख रहे थे, आपको वैल्यू मिल जा रही थी। टाइप फंक्शन यूज़ किया था आपने, जिसमें आप डेटा टाइप बता दे रहा था वो। इन फंक्शन जो कि आपके इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा था। इनपुट फंक्शन जो आपकी मदद कर रहा था आपको किसी तरह के इनपुट डालने में। उसके बाद आपका जितने भी एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन थे, जैसे फ्लोट हो गया, वो सब भी आपके बिल्ट इन फंक्शन से आपको पहले से मदद कर रहे थे। वहीं अगला फंक्शन टाइप आता है फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल। ये क्या है, तो पाइथन की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरीज है जिसके अंदर मॉड्यूल्स है, जैसे मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल। आपने दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है जो अभी 12th में आपके पास हैं। इनमें क्या है, आपका एक नाम दे दिया मॉड्यूल, मतलब एक बहुत बड़ी डिक्शनरी है आपके पास। इस डिक्शनरी में बहुत सारे आपके पास ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस हैं। जैसे मैथ में आपको अगर स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपके पास SQRT एक फंक्शन है जो कि मैथ के अंदर है। यानी कि आपको जब इस बिल्ट इन फंक्शन को इस्तेमाल करना है, तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि जैसे हमने लेंथ में लिखा था लेन और इनपुट डाल दिया। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करा जाता है, तो आप लिखते हैं इंपोर्ट उस मॉड्यूल का नाम, उसके बाद आप वो मॉड्यूल का नाम डॉट जो आपको वो चाहिए उसको आप लिख देते हैं। इस तरीके से आप उसको इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इंपोर्ट करने के भी कई तरीके होते हैं। वो तरीके क्या हैं, तो आपने एक बार तो लिख दिया इंपोर्ट, जैसे आपको मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो आपने लिखा इंपोर्ट मैथ। अब आपको जब भी यूज़ करना है तो आप मैथ डॉट वो उसका नाम जिसको मॉड्यूल को आपको यूज़ करना है, जिस फंक्शन को आपको यूज़ करना है, और फिर आप डाटा डालेंगे। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप लिखेंगे फ्रॉम, इस फ्रॉम को यूज़ करेंगे और फिर लिखेंगे मैथ और इंपोर्ट
यहाँ पे आप स्टार बना देंगे। अब स्टार बनाते ही क्या होगा, आपके पास सारे जो भी बुलेटिन फंक्शन थे वो आपके एक तरह से उस कोड में आ गए हैं। अब आप जैसे ही आपको इस्तेमाल करना है SQRT, आपको math.sqrt लिखने की ज़रूरत नहीं है। SQRT लिखा आपने, पाइथन खुद समझ गया। एक और तरीका है क्या, स्टार की जगह पे आप लिख दें उस फंक्शन का नाम जिसको आपको यूज़ करना है। उससे क्या होगा, पूरी मॉड्यूल ना आके वो एक खास फंक्शन आपके पास आ जाएगा। अब तीसरा टाइप जो आपका आता है वो होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन एक ऐसी ब्रांच है जो आपको आज़ादी दे देता है, जो आपके दिमाग में खुराफात चल रही है उसको आप कोड पे लिख दो। यानी कि अब आपके पास SQRT था लेकिन आपको वो यूज़ नहीं करना, तो ऐसे में आप क्या कर रहे हो, अपने मन से खुद भी कुछ खुराफात सोची आपने और एक नया तरीका बना दिया कि मैं स्क्वायर रूट ऐसे निकालूंगा। अब वो एक फंक्शन की तरह इस्तेमाल कर सको, ये आज़ादी आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन देता है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेफ। ये डेफ कीवर्ड ही आपको स्टार्ट करता है फंक्शन को। ये एक तरह का एक डेफिनेशन है कि हाँ भाई, आप फंक्शन लिखना शुरू कर रहे हो। बात आई स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। Internally, Python name the segment with top statement या non indentation statement as main Python beginning execution of program from top statement। यानी कि अब जो आप लिख रहे हो ये कोड, यहाँ पर क्या होगा, आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखना शुरू किया तो आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे आप डेफ के बाद आप उस फंक्शन का नाम लिखोगे कि आपको उस फंक्शन को क्या बुलाना है। फिर आप एक पैरेंथेसिस करते हो, इस पैरेंथेसिस में आप डालोगे उसके पैरामीटर्स, यानी कि ये किस चीज़ पे काम करेगा, क्या क्या चीज़ आपको इसे देनी है तभी ये काम करेगा। ये आपके पास ऑप्शनल होता है वैसे तो। उसके बाद आप कॉलन लगाते हो। अब ये कॉलन लगते ही ये मतलब हो गया कि आपका जो हेडर है, इसको आप हेडर कहते हो, ये खत्म हो चुका है। इसके बाद आप जैसे ही एंटर करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन एक जनरल 4 स्पेसिस का गैप या फिर इंडेंटेशन जिसे हम कहते हैं वो दे देगा। उसके नीचे जैसे जैसे आप जो लिख रहे हो वो आपका ऑटोमेटिकली आ गया कि आपने फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट लिखे हैं। अब जो नॉन इंडेंटेशन वाला था यानी कि डेफ वाला था, उसको वो टॉप लेवल मानेगा। डिफाइनिंग अ फंक्शन। अब डिफाइनिंग फंक्शन में मेन चीज़ क्या क्या है, डेफ, उसके बाद फंक्शन नेम, पैरामीटर्स, आफ्टर दैट कॉलन जो हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर एक या उससे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्टेटमेंट जो कि हम फंक्शन में लिख रहे हैं। अब जो डेफ हम यूज़ कर रहे हैं, डेफ क्या होता है, ये मार्क करता है फंक्शन के हेडर को, जैसा मैंने बता दिया। फंक्शन नेम एक यूनिक नाम होगा जिससे आप बुला सकोगे फंक्शन को। जैसे मैंने कहा मेरा फंक्शन है नेम, तो अब जब मैं इस पर नेम ब्रैकेट लिखूंगा मतलब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो एक अलग पहचान मैंने दी। उसके बाद पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स, ये ऑप्शनल होता है लेकिन आपको ब्रैकेट्स ज़रूर बनाने हैं। ब्रैकेट्स के बिना फंक्शन पूरा लाइन नहीं होता हेडर का। इसमें क्या होगा, आप ये बताओगे कि ये जो आपका फंक्शन है ये आपको क्या क्या डाटा पे काम करेगा, क्या क्या पैरामीटर्स पे काम करेगा, यूज़र को जो पैरामीटर्स हमें देने हैं। आफ्टर दैट कॉलन ये बताता है कि हेडर एंड हो चुका है और अब मैं मेन फंक्शन को लिखना शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद आप लिखते जाओ। डॉट स्ट्रिंग कभी आपसे मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता। वैसे इसको ऐसे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से कॉमा डाल के उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी जाती है। वैसे आप कभी इसको इस्तेमाल नहीं करते। अब एक या उससे ज़्यादा स्टेटमेंट, भाई जो स्टेटमेंट आप फंक्शन में लिख रहे हो उसको आप कहोगे कि ये स्टेटमेंट्स मैं फंक्शन के हैं और ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिन पे फंक्शन काम करेगा। और एक और स्टेटमेंट होता है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, आपने जो फंक्शन बनाया है वो फंक्शन पूरा चल गया, काम कर गया, ठीक है, लेकिन उसको कुछ वापस भी तो करना है, कुछ आपको वैल्यू भी तो देनी है। वो वैल्यू देने का काम जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट करेगा। अब थोड़ा और जान लेते हैं। तो फंक्शनल हेडर क्या है, हेडर ऑफ अ फंक्शन स्पेसिफाई द नेम ऑफ फंक्शन। काम बस इतना है, नाम बताना फंक्शन का कि फंक्शन का नाम क्या है, आप क्या बुला रहे हो उस फंक्शन को। फिर पैरामीटर्स किस पे वो काम करेगा, फंक्शन की बॉडी यानी जो स्टेटमेंट्स उसके अंदर लिखे हैं, और इंडेंटेशन यानी कि आपने जो फंक्शन के बाद जो एक टैब कहते हैं या फिर 4 स्पेसिस का जो गैप दिया हुआ है वो बस। अगला आ जाएगा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन। अब हमने इतनी बकवास तो पढ़ ली कि फंक्शन है क्या, फंक्शन चलेगा कैसे, लेकिन इंटरप्रेटर फंक्शन को कैसे समझेगा, इंटरप्रेटर किस किस तरीके से उसे पढ़ेगा ये तो जान लें। तो उसी को हम पढ़ते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में, यानी कि वो ऑर्डर जिसमें ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम में इंटरप्रेटर की वजह से। वो इसमें क्या होगा, जैसे आपने ये डेफ करके कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा वो मुझे नहीं पता।
यहाँ से अब इंटरप्रेटर ने शुरू किया। इंटरप्रेटर जैसे ही देखेगा कि डेफ है, छोड़ दो, नहीं करना, अब सीधा आ जाएगा वो वहाँ कहाँ पे, जहाँ पे आपका फंक्शन ख़त्म हो गया, वहाँ से उसने इंटरप्रेटर ने काम करना शुरू किया अपना। आलसी बंदा थोड़ा छोड़ देता है। तो अब उसने जब काम कर लिया तो जब वो देखेगा कि हाँ अब जाके इन्होंने फंक्शन को कॉल किया, इस स्टेटमेंट फंक्शन को कॉल किया है, फिर वो फंक्शन को ढूंढते हुए ऊपर जाएगा, देखेगा कहाँ था वो, जैसे उसने बोला है पहले नहीं पढ़ना, जैसे आप लोग करते हो, पहले नहीं पढ़ना, रिवीजन टाइम में ही पढ़ना है। अब जब आपने वहाँ पे आपने तो नहीं देखा, सॉरी, इंटरप्रेटर ने जब देखा कि हाँ फंक्शन यहाँ पे है, यहाँ मिल गया मेरे को, फिर वो उसको कमांड को चलाएगा, पूरे फंक्शन को चला देगा। फंक्शन को चलाने के बाद वो वापस दौड़ के आएगा उस लाइन पे जहाँ पर उसने छोड़ा था, जहाँ पे आपका कॉल हुआ था उसके अगले स्टेटमेंट पे। अब एक एग्जीक्यूशन फ्रेम होता है जो कि इंटरप्रेटर रखता है अपने पास उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। क्या क्या है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं, इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो कि पाइथन के पास होते हैं। क्या किस लिए यूज़ होते हैं, तो डीबगिंग के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि आपकी जो गलतियाँ होती है, आपके मास्टर की तरह ये काम करता है, हर एक छोटी छोटी गलती को आपको बताएगा। उसके बाद नेम ऑफ फंक्शन, ये नेम, हेडर, लाइन, हर जगह का नेम ऑफ फंक्शन है। जो वैल्यू पास की गई यानी पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट्स, वेरिएबल जो क्रिएट हुए फंक्शन में, एक्स वाई जेड जो भी हुआ, और फिर इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अगले इंस्ट्रक्शन क्या है उसकी इंफॉर्मेशन रखेगा। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल। लेकिन अब लेते हैं हम थोड़ा सा ब्रेक, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं, फौरन जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, लाइक करना ना भूलें, कमेंट में ज़रूर डालें आपके पास को अगर कोई डाउट है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोज़ बनाते रहने का। अब एक सबसे दिमाग घुमा देने वाला टॉपिक, पैरामीटर और आर्गुमेंट्स। इनके बीच की डिफरेंस की लाइन इतनी पतली है कि आपने एक शब्द गलत किया और आप पैरामीटर से आर्गुमेंट की डेफिनेशन में चले गए। पैरामीटर क्या है, तो पैरामीटर वो वेरिएबल्स हैं जो हम फंक्शन को डिफाइन करते वक्त यानी हेडर लिखते वक्त देते हैं। यानी कि जैसे डेफ मैंने लिखा कुछ सम और फिर लिख दिया ए कॉमा बी, तो अब ये जो ए कॉमा बी यहाँ लिखा है ना, ये है एक्चुअली पैरामीटर्स। और आर्गुमेंट्स क्या है, आर्गुमेंट्स जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जब हम उसको कह रहे हैं कि हाँ अब ये फंक्शन चलेगा, उस वक्त भी हमें वैल्यूज़ देनी होती है कि भाई जो हमने आपको ए बी लिखा हुआ है उसकी वैल्यूज़ क्या देनी है, किस बेस पे हम कमांड चलाएं, उसे हम कहते हैं आर्गुमेंट्स ऑफ पासिंग पैरामीटर्स। पैरामीटर्स, पाइथन सपोर्ट्स 3 टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स या फिर फॉर्मेट। 3 तरह के पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स कौन कौन से, तो पोजिशनल आर्गुमेंट सबसे पहला होता है। इसमें क्या है, जब फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मस्ट मैच द नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट एज डिफाइंड इन द फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स। यानी कि वो आर्गुमेंट जिनको हमें एज इट इज़ पोजीशन और के हिसाब से या डेटा के हिसाब से देना होता है, उन्हें हम कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। जैसे जब हमने कहा था कि ए कॉमा बी है, तो अब जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जैसे सम, और यहाँ मैंने लिख रखा है एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 4, और फिर मैंने लिखा सम एक्स कॉमा वाई। अब मैं चाह रहा था कि इसके एक्स की जगह पे ए हो और वाई की जगह पे बी हो, यानी कि ए को एलिमेंट जाए 3 और बी को जाए 4। तो अब मेरे को एक्स कॉमा वाई ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ए कॉमा बी मैंने लिखा है। अगर मैंने उसको वाई कॉमा एक्स कर दिया तो वैल्यूज, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये। आर्गुमेंट मस्ट प्रोवाइड फॉर ऑल पैरामीटर्स, यानी कि आप किसी भी पैरामीटर को स्किप नहीं कर सकते इसमें। अगला आता है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। आर्गुमेंट हैविंग डिफाइंड वैल्यूज इन अ फंक्शन हेडर इज नोन एज डिफ़ॉल्ट पैरामीटर या आर्गुमेंट। यानी कि अब मैंने जो ए कॉमा बी लिखा था ना, उसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, ए कॉमा बी इक्वल टू कुछ लिख दिया 4। अब ऐसे में मेरे को सिर्फ ए की वैल्यू देनी है, यानी कि सिर्फ एक्स देना होगा, और वाई अगर आपने दे भी दिया तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो वाई की वैल्यू अपने आप ही 4 लेकर रखेगा, हमेशा लेगा। इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर या डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। अब कीवर्ड्स आर्गुमेंट क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट या नेम्ड आर्गुमेंट जिसे हम कहते हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट एंड द नेम आर द नेम आर्गुमेंट विथ असाइंड वैल्यू बीइंग पास टू द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। ये क्या है, इसमें थोड़ा लंबा लिखना पड़ता है लेकिन आपको ऑर्डर का टेंशन नहीं होगा। कैसे, जब आप ये लिख रहे थे सम एक्स कॉमा वाई, तो आप क्या कर रहे थे, आप सिर्फ एक्स और वाई दे रहे थे और कुछ नहीं। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप लिख रहे हो सम ए इक्वल टू 4,
b इक्वल टू 3। आपने a जो है उसकी वैल्यू जो हमने दी वही है, b जो है उसकी वैल्यू जो दी थी वो है। अब a को मैंने मान लिया 3 दिया था, b को 4 दिया था। अब ऐसे में अगर आप इनको पहले b इक्वल टू 4 और a इक्वल टू 3 लिखते हो फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये a की वैल्यू अपने आप ही वही लेगा जो आपने लिखा हुआ है। उसके बाद आता है यूजिंग मल्टीपल आर्गुमेंट टाइप टुगेदर। ये एक टॉपिक है, एक्चुअली सब पार्ट नहीं है इसका। इसमें क्या होता है, ये कंबाइन करता है कई तरह के आर्गुमेंट और रिटर्निंग टाइप्स को। इसमें क्या होगा, जैसे आपने करा कि आप क्या कर सकते हो, देखो आर्गुमेंट है, एक आर्गुमेंट है और फिर रिटर्न है। यहाँ पे नो, यस, विथ, नो डालना है, एक जगह पे विथ, एक जगह विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न, नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न। ये 4 तरह के तरीके होते हैं, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट है जिन पे हम काम करते हैं। अब इसमें होगा क्या, यानी कि नो आर्गुमेंट जहाँ जहाँ लिखा है ना वहाँ पे फंक्शन के हेडर में आप सिर्फ ब्रैकेट लिख कर रहे हो और कुछ नहीं, और नो रिटर्न जहाँ लिखा है वहाँ आप रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो। अब रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं दे रहे तो भाई आखिर आपका रिजल्ट कैसे आ रहा है, तो आप असल में प्रिंट करा रहे हो, यानी कि आपको सिर्फ दिखाना है उसको, उसकी वैल्यू को यूज़ नहीं करना है। अब आया कॉलिंग एंड कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन विच इज कॉल्ड बाय अनदर फंक्शन इज कॉल्ड कॉल्ड फंक्शन। एक फंक्शन अगर दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है तो जो दूसरा फंक्शन है जिसे हमने कॉल किया उसे हम कहेंगे कॉल्ड फंक्शन, या फिर उसे हम कॉली फंक्शन भी कहते हैं। और जिसने कॉल किया, जिस फंक्शन ने कॉल किया उसको हम कहते हैं कॉलिंग फंक्शन, या फिर कॉलर कहते हैं उसे। In Python, a function must be defined before a function call, otherwise Python interpreter give an error. अब डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स, इसमें भी सेम कहानी आपको लिख देनी है। वैसे आपको 2 टॉपिक दे रखे हैं बुक में, लेकिन सेम लिखना है। पैरामीटर्स वो हैं जो कि ब्रैकेट इनक्लोज में है, यूज़र डिफाइंड में होते हैं, हेडर में होते हैं, और आर्गुमेंट्स वही जो आप वैल्यू दे रहे हैं, रिटर्निंग अ फंक्शन। If you wish to return some values from the function to the rest of the program, you can use return। वही जो सबसे फालतू स्टेटमेंट था हमारे पास जिसको हमें यूज़ करना या ना करना जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो इसमें क्या है, अगर आपको वैल्यू जो मिल रही है, जैसे कुछ वैल्यू आपने करी उससे सी एक वेरिएबल आया, वो आपको रिटर्न कर दिया आपने, तो ऐसे में क्या होगा, जैसे ही आप किसी वेरिएबल के इक्वल टू में वो फंक्शन डालेंगे ना, उस फंक्शन में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाया है तो वो वैल्यू स्टोर नहीं होगी, क्योंकि जो फंक्शन है वो वैल्यू सिर्फ रिटर्न कर सकता है, रिटर्न स्टेटमेंट से स्टोर नहीं कर सकता। उसके लिए आपको एक वेरिएबल लगाना होगा। अब बात आती है स्कोप या वेरिएबल की। स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या है। स्कोप इज विच पार्ट ऑफ प्रोग्राम a particular piece of code or data is accessible or known। In Python there are broadly 2 kind of scopes। 2 तरह के स्कोप है, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप क्या, एक नाम जो कि डिक्लेयर किया गया है टॉप लेवल सेगमेंट पर, उसे जिसे हम कहते हैं मेन। ये मेन आप याद रखेंगे, इस तरीके से लिखा जाता है इसे, ये कोई MCQ में आ जाता है, मेन होता है। उसके बाद ऑफ अ प्रोग्राम इज सेट टू हैव ग्लोबल स्कोप, उसके पास ग्लोबल स्कोप है और वो यूज़ करा जा सकता है एंटायर प्रोग्राम में, यानी कि पूरे प्रोग्राम में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो ग्लोबल स्कोप है। वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन आर कॉल्ड ग्लोबल स्कोप, यानी कि जितने भी वेरिएबल आप फंक्शन के बाहर कर रहे हैं वो सारे ग्लोबल हैं, और जितने भी आप फंक्शन के अंदर करिए वो लोकल है। क्यों, यानी कि हर फंक्शन में कहीं भी आप अगर उसे इस्तेमाल करते तो आपके पास उसकी वैल्यू आएगी, लेकिन लोकल क्या है, वो फंक्शन के अंदर ही होगा, पूरे प्रोग्राम में आप उसे यूज़ नहीं कर। A name declared in function body is said to have local scope। It can be used only with function within this function and other block inside the function। अब when dealing with Python function you should also consider scope variable। नहीं, आप सिर्फ इतना समझिए कि जो लोकल वेरिएबल है वो आप फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन खत्म होते ही वो वेरिएबल खत्म है, उसको कोई यूज़ नहीं हो सकता। ग्लोबल वेरिएबल का वेरिएबल है जो कि आप बाहर भी एंटायर कोड में यूज़ कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, आप 2 एक जैसे जो वेरिएबल्स हैं उसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऐसा हो सकता है। वैसे तो अगर आप पाइथन में नॉर्मल कोड करते हैं, आपने लिखा है x इक्वल टू 25 पे रेफर हो गया x, दोबारा लिखा है x इक्वल टू 100 तो 25 हट जाता था और 100 पे चला जाता था। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप फंक्शन में कुछ x इक्वल टू लिखा है वो एक अलग वेरिएबल बन रखा है, बाहर लिखा है वो एक अलग वेरिएबल बन रखा है, 2 काम हो जाते हैं। लेकिन इसमें आप कंफ्यूज बहुत हो जाओगे, वैसी लाइफ बहुत कंफ्यूजन में, और मत कंफ्यूज करो। 2 इतना आप समझ सकते हो कि एक जैसे वेरिएबल यूज़ हो सकते हैं अगर आप लोकल और ग्लोबल वेरिएबल की तरह यूज़ करोगे, लेकिन उसको यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि
कन्फ्यूज़न बहुत होती है। अब ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल की भी सेम कहानी है, बस उसमें वेरिएबल स्कोप की जगह वेरिएबल लिख देना है। और इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो लास्ट स्टेज पे पहुंच रहा है, लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल क्या होगी? अभी अभी हमने देखा भाई, लोकल वेरिएबल जो है वो फंक्शन के अंदर हो रहा है, यानी कि जैसे ही फंक्शन खत्म होगा लोकल वेरिएबल खत्म, यानी लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल इज अनटिल एंड अनलेस द फंक्शन इज completely executed, but the lifetime of global variable is in whole program। अब आता है नेम रेजोल्यूशन, जिसे हम स्कोप रेजोल्यूशन भी कहते हैं। फॉर एवरी नेम यूज विथ इन अ प्रोग्राम पाइथन फॉलोज नेम रेजोल्यूशन रूल नोन एज LEGB रूल। ये क्या है? अब आपने कोई भी नेम या वेरिएबल यूज़ कर लिया उसमें, तो भाई ये भी तो देखना है कि जैसे आपने रन करते वक्त चला दिया तो वो वेरिएबल करना क्या है उस कोड में। इसका काम देखने के लिए LEGB रूल यूज़ होता है, जिसे हम कहते हैं, हर एक में इन्वायरमेंट है। L मतलब होता है लोकल, E मतलब इनक्लोजिंग, G यानी ग्लोबल और B यानी बिल्ट इन इन्वायरमेंट। अब जिस तरीके से इसका नाम लिखा है LEGB, उसी हिसाब से ये देखेगा भी। पहले लोकल के पास जाएगा कि भैया तुम्हारे पास कोई वेरिएबल है इस नाम का? नहीं है, ठीक है छोड़ो। अब वो जाएगा इनक्लोजिंग के पास, इनक्लोजिंग के पास पूछेगा वही सेम क्वेश्चन, है तुम्हारे पास? है तो ठीक है, उसको यूज़ कर लिया, नहीं है तो छोड़ो। फिर से गया वो ग्लोबल के पास, अब ग्लोबल के पास वैसे मिल जाना चाहिए, नहीं मिला, ठीक है बिल्ट इन के पास चलते हैं, हो सकता है यूज़र का मन कुछ और कर गया, उसका दिमाग घूम गया हो, उसने अपना खुद का वेरिएबल बना लिया। अब बिल्ट इन के पास गया, वहाँ पे अगर ना मिले तो ये तुरंत एरर देगा, एक एरर जिसे हम कहते हैं नेम स्पेस वेरिएबल जो लिखा है यहाँ पे वो वेरिएबल होगा। जैसे मैंने कोई वेरिएबल यूज़ किया num1, तो num1 नेम num1 नॉट डिफाइंड, इस तरह का एरर आ जाएगा, नहीं तो बाकी यूज़ हो जाएगा। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक कीजिए, और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। 29 तारीख को बोर्ड का पेपर है तो थोड़ा पढ़ो, और जिसको ज़रूरत है उसको ये वीडियो शेयर भी करना ताकि उसकी भी इस बोर्ड में हेल्प हो सके। थैंक यू।